हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 12th में इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के समरी भी प्रोवाइड करते हैं। ये एज अ शॉर्ट नोट्स होते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ, जो कि एक्सप्लेन्ड पेज का है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक पब्लिक एड्रेस के दौरान ये अपील किया था पब्लिक से कि जितना कम से कम हो सके जो गोल्ड इंपोर्ट है, जो गोल्ड परचेज है, वो करें। और जिन शहरों में मेट्रोज़ हैं उन मेट्रोज़ का यूज़ करें, मतलब कि प्राइवेट व्हीकल्स जो है उसका कम से कम यूज़ करें। फार्मर्स को उन्होंने ये अपील की थी कि फर्टिलाइज़र जो यूज होता है वो जितना कम से कम कर सकते हैं और लोकल गुड्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। ये सारा जो अपील है ये उन्होंने इसलिए किया था बिकॉज जो ईरान वॉर चल रहा है उसके वजह से जो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आया है और उसके वजह से जो प्राइस राइज हो रहा है और फिर उन प्राइस राइज की वजह से जो हमारा इंपोर्ट है वो महंगा हो रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर ने ये अपील किया है कि कम से कम जो है इन इंपोर्ट पे खर्च हो। और ये तो है एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो करेंसी है रुपीज़, वो डॉलर के मुकाबले वो वीक होता जा रहा है। लगभग 95 के अराउंड वो अभी चल रहा है। वो ऐसा इसलिए बिकॉज जब हम इंपोर्ट अधिक करते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है। लोग रुपीज को दे करके डॉलर खरीदते हैं और फिर डॉलर से वो उन इंपोर्ट को परचेज करते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, जब रुपीज़ कमज़ोर होता है डॉलर के मुकाबले, सो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें इंपोर्ट का बिल जो है और ज़्यादा लगता है। मतलब कि ये एक साइकिल होता है जिसमें कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो रुपी है वो वीक होता है। वो वीक होता है तो फिर से हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा आता है। सो ये विशियस साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसके अलावा RBI जो है फॉरेक्स रिजर्व की मदद से जो मार्केट में शॉक आता है उसको एब्जॉर्ब करता है। सो ये फॉरेक्स रिजर्व जो है इमरजेंसी के दौरान, जैसा कि अभी ईरान वॉर के समय इमरजेंसी है, तो उस जब क्रिटिकल कंडीशन होता है तो RBI जो है इन फॉरेक्स रिजर्व का यूज करके उन शॉक्स को ऑब्जर्व करती है। सो पिछले कुछ समय से ये करेंसी जो है वीक होता जा रहा है और हमारे प्राइसेस जो है इन्फ्लेशन का भी अंदेशा हो सकता है। सो ये पूरा अपील जो है जितना भी बोला गया है वो जो है फॉरेक्स रिजर्व को कंजर्व करने के लिए इस पर्पस से ये अपील किया गया है। बट इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि जो ये अपील किया गया है तो वो किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर सकता है। और इस आर्टिकल में बताया गया है वाई ये सब इस तरह के अपील जो है क्यों किए गए हैं। पहले हम ऑयल सेक्टर को देखते हैं। ऑयल, हम टोटल जो ऑयल हमारा यूज होता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, सो इनका लगभग 89% हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब कि जो भी पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और उससे रिलेटेड जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके इंपोर्ट के लिए 89% हम डिपेंडेंट हैं। ऑयल प्राइसेस जो है, जो ईरान वॉर है उससे पहले लगभग $70 पर बैरल था और अब ये बढ़कर $113 जो है पर बैरल हो गया है। गोल्ड इंपोर्ट जो है पहले से बढ़ा है। और जो एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल में क्या आता है, जैसे कि पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तो ये सब ऑयल जो है हम मोस्टली इंडोनेशिया, मलेशिया, रसिया और यूक्रेन, इन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो एडिबल ऑयल प्रोड्यूस होता है वो है मस्टर्ड ऑयल। सो ये मस्टर्ड ऑयल जो है पूरा जो कंज्यूम होता है इंडिया में वो पूरा डिमांड जो है फुलफिल नहीं कर पाता है। और ये जो एडिबल ऑयल है, ये पाम ऑयल है, ये इससे चीप भी होते हैं। सो इस वजह से हम इसको इंपोर्ट करते हैं और अपने डिमांड को पूरा करते हैं। सो इसमें इंपोर्ट बिल जो है इसमें खर्च होता है। सो ये अपील किया गया है कि इन एडिबल ऑयल्स को जो कम से कम जो है यूज किया जाए। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है, जैसा कि हम देखते हैं न्यूज़ में कि फर्टिलाइज़र का यूज जो है बहुत ही इरेशनल तरीके से हमारे कंट्री में होता है। और उसमें यूरिया, इसका तो और भी ज़्यादा ही डाइवर्जन होता है। सो अगर फर्टिलाइज़र को हम कम यूज करेंगे तो इससे इंपोर्ट बिल जो है कम होगा। बिकॉज टोटल यूरिया जो हम यूज करते हैं फर्टिलाइज़र उसका लगभग 75% जो है हम गल्फ़ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं।
सो इन चीज़ों के इंपोर्ट के बिल की वजह से हमारा रुपीज़ कमज़ोर होता है। ऑल्सो इन्फ्लेशन की वजह से रुपीज़ कमज़ोर होता है, तो हम जो इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हमें मिलता है। वो महंगा मिलता है तो वो जो है उसका इफेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट और फिर दूसरे गुड्स पे पड़ता है। सो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम जो है इफेक्ट होता है। इस न्यूज़ आर्टिकल में आगे ये भी बताया गया है कि अगर ये तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने ये अपील किया है, बट इसके निगेटिव साइड्स भी हैं। मतलब कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इनसे एक समस्या ये आती है कि हमारा डिमांड जो है वो कम होगा। डिमांड कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इससे इफेक्ट होगा। वो ऐसे कि जब डिमांड कम होगा तो जो बिजनेसेस हैं उनकी सेल कम होगी। जैसे कि आप गोल्ड को ही ले लीजिए, अगर आप गोल्ड कम खरीदते हैं तो गोल्ड से रिलेटेड जो दूसरे बिजनेसेस हैं, जैसे कि गोल्ड क्लीनिंग का, गोल्ड माइनिंग का, या फिर ज्वेलरी शॉप्स, इनमें जो है सेलिंग कम होगी। इनमें सेलिंग कम होगी तो इन पे निर्भर जो लोग हैं उनके आय में कमी होगी। उनके आय में कमी होगी तो वो जो है उनके एक्सपेंडिचर में कमी होगी, मतलब वो खर्च कम करेंगे। उनके खर्च में कम करेंगे तो वो दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनके डिमांड पे असर पड़ेगा। सो ये एक चेन रिएक्शन है जिसके वजह से हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो सकता है। यही जो है मेन इस न्यूज़ आर्टिकल का मेन थीम है कि कैसे अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो नो डाउट ये स्टेप्स जो है यूजफुल हो सकते हैं, बट हमारे कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं। और एक बार अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट कम होता है। उनका ट्रस्ट कम होता है तो पहले से ही जो एग्रीवेटेड सिचुएशन है कि इन्वेस्टर्स जो पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं, सो वो सिचुएशन जो है और ख़राब हो सकता है। उसके अलावा जो सेल्फ रिलायंस, मतलब कि जो अपील किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल गुड्स को खरीदा जाए, फर्टिलाइज़र को कम यूज किया जाए, सो उसके भी हमारे लिमिटेशंस है। बिकॉज़ हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज़ कुछ प्रोडक्ट्स जो है चीप होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमारे यहाँ फुल्ली अवेलेबल नहीं होते, मतलब कि हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसका कि बल्क हम अगर इंडिया में अगर इसको प्रोड्यूस भी करें फर्टिलाइज़र को, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है नेचुरल गैस, उसके लिए हम गल्फ़ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। सो इसमें भी लिमिटेशन है। और उसके बाद जो ये कहा गया है कि फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज कीजिए, नेचुरल फार्मिंग का यूज कीजिए। तो नेचुरल फार्मिंग के अपने अलग लिमिटेशंस है, बिकॉज नेचुरल फार्मिंग जो है फर्टिलाइज़र को पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया कि सॉल्यूशन है हमारा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। मतलब कि हम जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको इफ़िशियंसी को उसको कैसे इन्हांस कर सके, अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे हम बढ़ा सके। सेम कॉस्ट पे हम अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो हमारा सामान जो है सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो मार्केट में जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें हमारा जो है कंपटीशन जो है अच्छा होगा, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फिर उससे जो है एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ जो है वो डिराइव होगा। उसके बाद इस आर्टिकल में बताया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बिजनेस है उसको आसान बनाया जाए ताकि जो कंपनियां हैं जो बिजनेसेस है उनको प्रॉफिट हो तो इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, और तब जो है ट्रस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का, तब जो है इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे। सो ये सॉल्यूशन दिया गया है। सो ये पूरा आर्टिकल जो है प्रधानमंत्री जी ने जो कल अपील किया था उससे रिलेटेड, क्या उससे सिनारियो हो सकता है, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये पूरे न्यूज आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कही गई है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है ऑटोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन में ऑटोनॉमी, बट ये वर्ड जो है फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है। मतलब कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ गिव एंड टेक करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो ऑथर ने इसको रिलेटिव स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बोला है और इसको पूरा समझाने का प्रयास किया है।
ये टर्म जो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हमारे पूर्व के फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर श्याम सरन इनके द्वारा लाया गया था। ये इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और जो वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज है उनके साथ भी रिलेशन मेंटेन करना होता है। तो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी रख के दूसरे कंट्रीज के जो रिलेशन है उसको बैलेंस करना पड़ता है। बिकॉज आप देख सकते हैं यूएस रसिया, हमारे जो रिलेशंस है यूएस से भी हैं रसिया से भी हैं, क्योंकि रसिया से हमारे पुराने रिलेशंस है और यूएस से हमारे रिलेशन जो है कुछ सालों में बिल्ड हो रहे थे। यहाँ जो है अभी कुछ टेंस हुआ था, बट फिर भी हम काफ़ी कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे हमारे नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, जो कि किसी भी कंट्री की प्रायोरिटी होती है, उसके लिए हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमारा जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके लिए हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मतलब कि गिव एंड टेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे कि आप यूएस और रसिया कर लीजिए। यूएसए का डिमांड है कि जो हम रसिया से ऑयल खरीदते हैं उसको जो है कम किया जाए, कम से कम किया जाए। बट हमारा रसिया के साथ रिलेशन एक अलग लेवल का वो रिलेशन है। उसके बाद ब्रिक्स जो ग्रुपिंग है उसमें जो डी डॉलराइजेशन है ये एक मुद्दा रहता है, मतलब कि जो यूएस का डॉलर है उससे हटकर दूसरे करेंसीज में जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको डिराइव किया जाए। यूएस का कहना है कि आप जो ये ब्रिक्स के साथ मिलकर डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं उसको आप बंद कीजिए। उसके बाद ईरान का जो हम चाबहार पोर्ट उसका यूज करना चाहते हैं, उसके साथ जो हम चाबहार पोर्ट और उससे लेकर के जो हमारा कॉपरेशन है वो जो है यूएस के आंखों में खटकता है। उसके बाद रसिया से जो हम आम खरीदते हैं वो भी जो है यूएस का एक कंटेंशियस पॉइंट है। तो यूएस का कुछ डिमांड है हमसे, बट एट द सेम टाइम यूएस के साथ हमारा ट्रेड और दूसरे रिलेशंस लाइक जैसे कि यूएस का ग्लोबल डोमिनेंस और यूएसए की कंपनियों का हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट, ये कुछ हमारे जो ग्लोबल नेशनल इंटरेस्ट है। दोनों कंट्रीज के बीच में हमें जो बैलेंस करना पड़ता है उसी को यहाँ पे रिलेटिव ऑटोनॉमी कहा गया है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल दिया गया है चाइना का, जैसे कि चाइना का क्या डिमांड है हमसे कि वन चाइना पॉलिसी इसको रेस्पेक्ट किया जाए, मतलब कि जो हम ताइवान को लेकर के जो वन चाइना पॉलिसी है चाइना की उसको सपोर्ट किया जाए। जो हम दलाई लामा को जो सपोर्ट करते हैं, जो दलाई लामा जो है इंडिया में अभी रह रहे हैं, उसका कहना है कि तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है, आप दलाई लामा को सपोर्ट न करें, ये एक डिमांड है। उसके बाद जो सबसे आउटरेजियस डिमांड है वो है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, ये चीन जो है अपना मानता है। उसके बाद इंडो पैसिफिक ओशन में जो हम दूसरे कंट्रीज लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करते हैं, तो वो हमसे चाइना डिमांड करता है कि वो उसको बंद करे। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि ऑयल के कारण जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका कहना है वो कि अब रसिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं और वो जो है रसिया जो है वॉर में यूज कर रहा है। यूरोपियन यूनियन का भी डिमांड है कि हम वो ऑयल इंपोर्ट जो है कम से कम करें। इस तरह के जो डिफरेंट कंट्रीज है उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट है और हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है। तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जो है, ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी फुल्ली ऑटोनॉमी नहीं है, ये रिलेटिव स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है। इसमें कुछ गिव एंड टेक है, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। यही जो है इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में समझाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। ये जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग और उसमें हमने क्या अभी तक अचीव किया है, इसमें क्या इश्यूज़ हैं, इस आर्टिकल में बताया गया है। पहले जानते हैं कि एथेनॉल जो है इसको क्यों पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है, एथेनॉल को ही क्यों, दूसरे केमिकल्स क्यों नहीं। एथेनॉल जो है जैसा कि हम जानते हैं जो फूड क्रॉप्स हैं जैसे कि शुगर, उसके जो अवशेष बचते हैं जैसे कि मोलासेस, मतलब कि आप गन्ने से अगर उसका जूस निकाल लें तो जो रिमेन्स बचते हैं, जो लेफ्ट ओवर बचते हैं, उसमें कितना शुगर है इस पे डिपेंड करता है कि वो मोलासेस जो है बी या सी लेवल का है। दूसरा राइस, जो ब्रोकन राइस होते हैं, उसके बाद और दूसरे भी
जो क्रॉप्स हैं लाइक मेज, इनसे इथेनॉल बनाया जाता है। सो इथेनॉल को एज अ फ्यूल हम पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं और इथेनॉल जो है एज अ फ्यूल यूज होता है और इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि पेट्रोल से जो इमिशंस होता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो अगर हम पेट्रोल को ब्लेंड करते हैं एथेनॉल से, सो वो इमिशन जो है पहले कम होता है। उसके बाद चूंकि पेट्रोल और ये क्रॉप्स उसमें जो कॉस्ट है, तो क्रॉप का कॉस्ट काफ़ी कम होता है। सो उसमें जो है ओवरऑल जो हमारा फ्यूल होता है उसका कॉस्ट कम हो जाता है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो इंजन है, जो फ्यूल के इंजन है, मतलब कि जो व्हीकल्स हैं, चाहे कि टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो इनमें जो इंजन्स हैं उसमें जो कॉम्पेटिबल है, मतलब कि उनके लिए जो केमिकल उसमें वर्क कर सकता है बिना उन इंजन को हार्म किए हुए, उसमें एथेनॉल जो है एक सबसे बेस्ट केमिकल है। अगर दूसरे हम अल्कोहल जो है इथेनॉल के जगह अगर यूज करेंगे तो वो कोरोसिव हो सकते हैं। कोरोसिव कहने का मतलब कि वो इंजन के पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। सो इथेनॉल के अपने ये बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इथेनॉल जो है यूज किया जाता है। एक तो हमने देखा कि इन्वायरमेंट का तो और कॉस्ट का तो इशू है ही है। दूसरा, ये जो है क्रॉप्स जो है जिससे कि इथेनॉल बनाए जाते हैं उससे फार्मर्स का इनकम बढ़ता है। उसके बाद जो शुगर मिल्स हैं, आए दिन, मतलब कि अभी से आप अगर 5-6 साल पहले तक चले जाएं तो जो शुगर मिल्स हैं और उनके जो ड्यूज है फार्मर्स के प्रति, मतलब कि जो शुगर मिल्स है वो फार्मर्स से वो खरीदते हैं शुगर केन को या फिर क्रॉप्स को, बट उनकी प्रॉफिट जो है उतनी नहीं है कि वो ड्यूज जो है पूरी तरीके से वो चुका पाते थे। और ये हमेशा जो है न्यूज में रहता था कि शुगर मिल्स जो है घाटे में जा रहे हैं, इसलिए कई शुगर मिल्स बंद हो रहे हैं। तो ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम शुरू हुआ, तो वो जो लेफ्ट ओवर बचता था उससे इथेनॉल फॉर्म किया जा रहा है और एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, जिससे जो भी ड्यूज थे उनका लगभग 98% जो है ड्यूज लगभग अब तक क्लियर हो चुका है। मतलब कि ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। सो हमने यहाँ पे देखा कि इथेनॉल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद इसका सीधा इम्पैक्ट जो है कि जो क्रूड ऑयल हम यूज करते हैं, जो क्रूड ऑयल का खर्च होता है हमारे यहाँ, वो जो है उसमें कमी आई है। और ये नीति आयोग का इसका एक इससे रिलेटेड एक डेटा है जो यहाँ पे दिया गया है। बट इसमें जो मेन चैलेंज है इस इथेनॉल ब्लेंडिंग में, ये सब कुछ अच्छा तो आपने देख लिया, बट इसमें जो मेन इशू है वो है इथेनॉल के लिए जिन क्रॉप्स का यूज किया जाता है वो क्रॉप्स जो है वाटर इंटेंसिव है, जैसे कि शुगर केन और राइस। इससे जो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जो वाटर है, वाटर टेबल है, उसमें काफ़ी कमी आई है। तो एक तो ये इशू है वाटर स्टेट्स, और दूसरा है जो हाल फिलहाल के इंजन जो हैं, जो व्हीकल्स के इंजन हैं, अभी हमने E20, मतलब कि जो 100% पेट्रोल है, 100% पेट्रोल में 20%, 100% फ्यूल में 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये हमने लागू कर दिया है और हम E30 के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि E30 के लिए वैसे इंजन्स, मतलब कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर, उसमें जो इंजन होते हैं वो जो है E30 के लिए अभी वो तैयार नहीं है। बिकॉज पेट्रोल डीजल के लिए तो हमारे इंजन पहले से बने हुए हैं, बट जो इथेनॉल अगर 30% तक ब्लेंड होता है तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है इंजन की वो डिफरेंट होगी। तो उसके लिए क्या हम तैयार हैं, ये इस आर्टिकल में पूछा गया है। उसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी तो इथेनॉल का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो क्या नए डिस्टिलरी उस अमाउंट में अवेलेबल हैं। सो ये सारा जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग के अराउंड था, बट इसमें फ्यूचर जो सॉल्यूशंस हैं इससे रिलेटेड वो भी बताए गए हैं कि कैसे हम इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जो क्रॉप्स यूज किए जाते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, उसमें वैसे क्रॉप्स का यूज किया जाए जो कि कम वाटर इंटेंसिव हैं, तो उन पे रिसर्च किया जाए, उनको फाइंड आउट किया जाए। इथेनॉल को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर सस्ता इंपोर्ट हमें कहीं से इथेनॉल मिलता है तो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, जो इथेनॉल सेकेंड जनरेशन है, कहने का मतलब जो अपडेटेड या अपग्रेडेड इथेनॉल क्वालिटी है, जिसमें कि
कम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का यूज करके, और वो भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू से अगर हम इथेनॉल को बना सकते हैं तो उसको जो है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल कहा गया है। सो इस तरह से हम जो इशूज़ है वाटर स्ट्रेस का, हम जो इशूज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको एड्रेस कर सकते हैं। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि इथेनॉल जो है किन किन रॉ मटेरियल्स से बनाया जाता है, वो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और बाकी जो पॉइंट्स है वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। अभी जो पार्लियामेंट में 131st अमेंडमेंट बिल लाया गया था वो पास नहीं हो सका था। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर इस तरह से हम टेक्निकल इनकन्वीनियंस, मतलब कि पार्लियामेंट और उसके द्वारा बिल का पास ना होना, इस तरह के अगर बहाने दे करके हम इसको अगर टालते रहेंगे, सो ये जो है एक जायज़ कारण नहीं है। बिकॉज जो वीमेन है, अगर वे पॉलिटिक्स में आते हैं या वे गवर्नमेंट में आते हैं या पार्लियामेंट में आते हैं, सो जो हमारा एजेंडा है, मतलब कि जो हम तय करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, बिकॉज पार्लियामेंट जो है जहाँ की वाइड इश्यूज़ पे डिबेट और डिस्कशन होता है, तो उन डिबेट का डिस्कोर्स है, मतलब किन किन चीज़ों पे बातें होती है, कौन सी चीज़ों की प्रमुखता दी जाती है, उनमें चेंज आता है जब वीमेन जो है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। सो ये 131st अमेंडमेंट जो है, इसमें जो विमेन रिजर्वेशन है 33%, ये तो एक्ट पहले से लागू हो चुका है, ये जो है एक्ट पास हो चुका है, बट इसको इम्प्लीमेंट किए जाने के लिए जो नेसेसरी अमेंडमेंट किए जाने थे उसके लिए ये बिल लाया गया था। जैसे कि जो डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मतलब कि किन किन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीटें वीमेन के लिए रिजर्व होगी, जो एग्जिस्टिंग सीट्स है उनमें इंक्रीज करना था, इसलिए ये बिल लाया गया था। सो इसको जो है डिजायर्ड सपोर्ट नहीं मिल सका, इसलिए ये बिल पास ना हो सका। इसमें जो इम्पोर्टेंट इशूज़ जो हैं, जो ये आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिस वजह से ये पास नहीं हो सका, उसमें जो इशूज़ गिनाए गए हैं वो हैं जो डिलिमिटेशंस को लेकर के जो अपोजिशन का कंसर्न था कि इससे जो है फेडरल बैलेंस, मतलब कि कुछ स्टेट्स जो हैं इसमें चूँकि 2011 के बेसिस पे डिलिमिटेशन किया जाना था, तो कुछ स्टेट को इससे नुकसान पहुंच सकता है। जिन स्टेट्स ने, साउथर्न स्टेट ने पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अच्छा काम किया है, वे नुकसान में हो सकते हैं। उसके बाद सीट रोटेशन, मतलब कि कौन से 33% सीट्स जो है वो रिजर्व होंगे वीमेन के लिए, ये जो है बारी बारी से रोटेट किया जाना होता है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही सीट जो है वो सदा के लिए 33% वो रिजर्व होगा, नहीं, वो जो है बारी बारी से रोटेट होकर के अलग अलग सीटें जो है 33% रिजर्व होती है। तो इसमें जो है कुछ इशूज़ थे। उसके बाद कोटा अंडर कोटा, मतलब कि वीमेन को जो 33% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसमें क्या ओबीसी वीमेन और जो दूसरे भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो वीकर सेक्शन से, क्या उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो एलाइट पॉपुलेशन है उन्हीं को ये 33% रिजर्वेशन का लाभ मिले? तो ये मेन इशूज़ थी जिस वजह से ये बिल जो है पास नहीं हो सका। सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स है क्या करने चाहिए, वह इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब हमने रिजर्वेशन तो दे दिया, एक्ट तो ले आया, लेकिन अगर पार्टी के अंदर में वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी वैसी नहीं है, मतलब कि पार्टी ही नहीं चाहती है कि विमेन जो है पॉलिटिक्स में आए, तो फिर ये जो है एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? सो पूरा जो ग्राउंड लेवल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि जब हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन के लिए, तो उसमें सिलेक्शन में विमेन को प्रायोरिटी देना। उसके बाद जब कैंपेन की जाती है तो उसमें जो फाइनेंसिंग की जाती है, अगर वहाँ भी हम अगर इग्नोर कर देंगे तो वो जीतेंगी ही नहीं, तो फिर वो पूरा पर्पस डिफीट हो सकता है। सो ये सारे एक्सपेक्टेड रिफॉर्म जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, उसमें उसके स्ट्रक्चर में बदलाव करके हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारा करेंट लोकसभा में जो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग 14% है, और जो हमारे पंचायत हैं उसमें हमने जो ये 33 to 50% रिजर्वेशन वो काफ़ी पहले ये लागू किया गया है, तो उसका जो बेनिफिट है हम देखने को मिल रहा है। बिकॉज जैसे कि
वीमेन के इंक्लूजन से ये देखने को मिला है जो वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और स्कूल, इससे रिलेटेड इश्यूज है, इससे रिलेटेड डिसीजंस है, वो पहले से बेहतर हुए हैं और इनमें जो है सुधार हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज है जैसे रवांडा, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, इनमें इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए हैं तो उसका अपना एक अलग जो है बेनिफिट देखने को मिला है। बट इनमें भी कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं और वो इश्यूज है एलाइट डोमिनेंस। कहने का मतलब है कि 33% रिजर्वेशन या उस तरह का रिजर्वेशन है उसमें जो एलाइट लोग हैं वही जा रहे हैं और दूसरे लोग पीछे रह जाए हैं। इसके अलावा जो प्रॉक्सी पॉलिटिक्स है, मतलब कि जैसा कि आप देखते हैं पंचायत में, चुनाव में विमेन कैंडिडेट तो वो खड़ी होती है बट उसके पीछे उसके हस्बैंड होते हैं और वो जो है पूरा जो पावर पॉलिटिक्स खेलते हैं। सो इस तरह के इश्यूज ये हमारे कंट्री में नहीं दूसरे कंट्रीज में भी है। सो इन्हीं सब जो इश्यूज है उनको एड्रेस करना है ताकि विमेन के पॉलिटिक्स में इंट्रेंस से या विमेन के जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जैसे इंस्टीट्यूशन में इंट्रेंस से जो एजेंडा है उसमें चेंज होता है, उसमें सुधार होता है। यही ये पूरे न्यूज आर्टिकल का थीम है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है वीबी जी राम जी, ये एक्ट जो है मनरेगा को रिप्लेस करेगा। ये एक्ट 2025 में लाया गया था और ये जो है 1 जुलाई 2026 तब से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। सो ये न्यूज़ में है। सो मनरेगा क्या है आप जानते हैं। इसके तहत रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट जो है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ये प्रोवाइड करती है और इसकी गारंटी देती है। सो ये जो है मनरेगा, इसमें कुछ प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस को भी चेंज किया गया है और इसके नेम को भी चेंज किया गया है। ये अब होगा वीबी जी राम जी एक्ट। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये एक्ट जो है जो प्रीवियस मनरेगा एक्ट है जो कि 2005 में लाया गया था, इसको रिपील किया गया है इस एक्ट के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना और रूरल इनकम को इंक्रीज करना ताकि रूरल एरियाज़ का ग्रोथ हो सके। इस एक्ट में जो चेंजेस लाए गए हैं, जो बेसिक चेंजेस लाए गए हैं, मनरेगा में 100 डेज का प्रावधान था, इसमें उसको बढ़ा करके 125 डेज किया गया है। बट इसमें एक क्लॉज ये भी है कि जो पीक सीजन हो गए जिसमें कि फार्मिंग एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कंट्री में होती है जो कि मानसून सीजन है, तो उन सीजन में इसको जो है पॉज किया जाएगा, इस स्कीम को जो है पॉज किया जाएगा। मतलब कि ऑलरेडी मानसून और फार्मिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, सो तब जो है इसको पॉज किया जाएगा, ये क्लाउज है। उसके बाद जो फंडिंग पैटर्न है उसको लेकर चेंजेस किए गए हैं। पहले जो है फंडिंग जो है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, अब जो है फंडिंग में चेंज ये है कि जो नॉर्मल स्टेट्स होंगे उनमें जो है 60:40 ये सेंटर टू स्टेट का रेशियो, फंडिंग का रेशियो होगा, जबकि जो हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनमें ये 90:10 होगा। कहने का मतलब कि 90% सेंटर देगी और 10% फंड स्टेट्स को देना होगा। जबकि यूटीज़ और जो यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर हैं उनके लिए अलग प्रावधान है, बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। जो मनरेगा था उसमें लगभग 100% वेज जो है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता था और जो भी असेट क्रिएट किए जाते थे उनमें जो मटेरियल यूज होता था उसमें 75% जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट देती थी। बट ये जो नया एक्ट लाया गया है इसमें ये कुछ क्रिटिसिज्म है कि इससे जो है स्टेट में जो ऑलरेडी स्टेट का डेब्ट या बोले कि स्टेट के फाइनेंशियल जो स्ट्रेस में रहते हैं उस पर बर्डन पड़ेगा। जो ये मॉनसून पीरियड में इसमें पॉज जो ऐड किया गया है ये जो है क्रिटिसिज्म का एक कारण बन रहा है और ओवरऑल जो है स्टेट के फाइनेंसेस इससे स्ट्रेस होंगे, जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस में है। ये सारे कुछ क्रिटिसिज्म है जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। सो इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, फंडिंग पैटर्न दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वर्किंग डेज है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।